एक अलग तरह की बहस इसलिए निकल पड़ी, चल पड़ी क्योंकि जो मौजूदा हालात हैं, और आज मध्य प्रदेश की विधानसभा में कांग्रेस निंदा प्रस्ताव लेकर के आती है असदुद्दीन ओवैसी के बयान को लेकर के। इसको हालांकि सपोर्ट सत्ता पक्ष का भी मिलता है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर जेएनयू के मसले पर कांग्रेस का जो सॉफ्ट लहजा था वो क्यों नजर आया था। आरिफ मसूद साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जवाब उन्हीं से लेंगे, सीधे उनका रुख करेंगे। आरिफ मसूद साहब, क्या ये एक होड़ सी मच गई कि कौन राष्ट्रवादी है, कौन राष्ट्रभक्त है, और इसी फेर में कहीं कांग्रेस ही पड़ गई, इसलिए चाहे वो महाराष्ट्र की बात करें चाहे वो मध्य प्रदेश की बात करें, निंदा प्रस्ताव लेकर के उतर गई? देखिए, मैं पहले दो बात बड़ी क्लियर करना चाहता हूं कि एक तो कांग्रेस का बरसों पुराना इतिहास है और कांग्रेस को ये साबित करने की या कांग्रेस के नेताओं को जरूरत नहीं है कि हमने क्या किया है। इस हिंदुस्तान को आजाद कराने की जो जंग आजादी की लड़ाई लड़ी गई उसमें कांग्रेसियों का क्या रोल रहा, ये इतिहास गवाह है। और जो लोग हमसे राष्ट्रभक्ति का प्रमाण पत्र मानना चाह रहे हैं, हमारा जरूर उनसे सवाल है कि उनको जरूर जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि उनके ऊपर जरूर हमारे पास जो प्रूफ है, जो हमारे पास सबूत है, उसके हिसाब से उनके नेताओं ने कभी आजादी की लड़ाई में हिस्सा नहीं लिया, बल्कि अंग्रेजों से मिलकर उन्होंने काम करा। ये बात की शहादत कही, लेकिन जो मौजूदा सियासत की जो गिरजा शंकर जी ने बहुत बड़ी बात कही, मैं उसका नहीं, मैं उसमें एक बात कहना चाहता हूं कि ओवैसी के बयान को इतनी तरजीह नहीं देना चाहिए, क्योंकि हमें जरूरत नहीं है कि हम क्या कहें और क्या ना कहें। वही वाली बात आएगी कि हम अगर भारत माता जिंदाबाद कहेंगे तो देशभक्त कहलाएंगे, और ना कहेंगे तो हमारे पुराने जितने काम है उसको सबको भुला दिया जाएगा। इस चीज को आजादी की लड़ाई से या मुल्क से नहीं जोड़ना चाहिए। ये ओवैसी का निजी बयान है। हमारी बात इस बात पर यह है कि ये सिर्फ एक मुद्दे बनाने की भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर रही है, क्योंकि अभी आप भी तो कर रहे हैं ना, रोजगार दे नहीं पा रहे मुल्क में अच्छी। आरिफ साहब, आपकी पार्टी ने भी किया इसका मतलब? ये लोग जो आपकी पार्टी ने भी मुद्दा बना दिया क्या उसे? आपकी पार्टी ने हमारी पार्टी ने उस बात की वकालत करी कि हम हिंदुस्तान के अंदर रहने वाले हर नागरिक के संविधान की रक्षा के लिए आज भी हम खड़े हैं, और अगर उसके खिलाफ कोई बात करेगा जो निंदा प्रस्ताव था, मुखालफत करेगी। आज का जो निंदा प्रस्ताव था वो ओवैसी के बयान पर ही निंदा प्रस्ताव था ना साहब? अच्छा, हम ये कहना चाहेंगे कि आरएसएस वाले अगर नाथूराम गोडसे जी को जिंदाबाद कहते हैं, उसको क्या कहेंगे अपन? नहीं, आप दूसरे ट्रैक पे जा रहे हैं। मैं आज के मसले पर बात कर रहा हूं। के लोग नाथूराम गोडसे मुर्दाबाद कहेंगे कि हिंदुस्तान के अंदर उन्होंने कभी जिंदाबाद का नारा नहीं लगाया? आप ये कह रहे हैं कि अगर ये जो आज का जो मसला था, आप इसको दूसरी तरफ लेके जा रहे हैं ना रामेश्वर शर्मा जी? जी, मुझे लगता है कि कांग्रेस किसी विषय वस्तु से भटकी हुई है। कांग्रेस को कुछ समझ में नहीं आ रहा कि इस समय करे क्या। और कांग्रेस जो है घबराहट में है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कांग्रेसियों से कि कम से कम और कुछ नहीं तो अपने अतीत का इतिहास पढ़ लो। अगर तुम्हें जिस इतिहास पर गर्व है तो उस इतिहास के पन्नों को पलटो ना। नहीं तो अपनी लाइन से डिफर कर रहे हैं, पार्टी की लाइन से डिफर कर रहे हैं आरिफ मसूद साहब आप। इसका मतलब तो ये हो गया ना कि आज जो विधानसभा में कांग्रेस की तरफ से निंदा प्रस्ताव, नहीं आरिफ मसूद साहब से सवाल है, आरिफ मसूद साहब से सवाल है। आरिफ मसूद साहब जी, पार्टी इसका जवाब विधायक जी, बिल्कुल इसका जवाब विधायक जीतू पटवारी जी देंगे, कांग्रेस विधायक दल देगा। लेकिन मैं इस बात पर सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि विकास के मुद्दों से हटकर शहर की और प्रदेश की और देश की जनता को भटकाने के प्रयास हो रहे हैं। ऐसे बयानों को तरजीह देकर ओवैसी साहब के बयान पर आप जो है कम से कम उसकी निंदा तो आप करेंगे, वो बयान तो ठीक नहीं था, ये तो आप कहेंगे कि नहीं कहेंगे? ये भी बिल्कुल, ये क्यों, जो सच होगा वो कहेंगे। लेकिन मैं ये कहूंगा कि भारत माता जिंदाबाद के लिए जरूरी नहीं है कि हम ये कहेंगे तब देशभक्त कहलाएंगे। हाँ, नहीं, वो ठीक है, वो तो गिरजा शंकर जी ने स्पष्ट कर दिया है। या भारतीय जनता पार्टी के लोग गोडसे मुर्दाबाद कहेंगे? ठीक है, गांधी जी के हत्यारों को इस मुल्क में जिंदाबाद कहा जाता है, उनको प्रमाण पत्र वो हमसे मांगते हैं। क्या वास्तव में ऐसा हो रहा है अपने तरीके से? जो भी जिस विचारधारा के लोग हैं, राकेश जी, हाँ रामेश्वर शर्मा जी मैं आऊंगा आपके पास, क्योंकि मैं बाकी पैनलिस्ट के पास भी चलूंगा। जय द्विवेदी जी मैं आपके पास आऊं। ये क्या इस मुद्दे को या ऐसे इस तरह के मुद्दों को लेकर के एक खास तरह का सेंसेशन खींचने की कोशिश जो भी ऐसे संगठन हैं वो कर रहे हैं, बुनियादी तौर पर ऐसा लग रहा है?
जय दीदी जी। मुझे पूरा सुनाई नहीं आया जी, आपका। मैं ये पूछ रहा हूँ पूरा सुनाई नहीं आया। जया जी, मेरा सवाल ये कि क्या ऐसे मामलों को लेकर के, जैसे आरिफ मसूद साहब ने भी कहा कि ऐसे मामलों को लेकर के खास तरह की एक राजनीति की जा रही है, जो भी एक्सट्रीमिस्ट विंग है वो अपने तरीके से इस तरह के मामलों को ले आकर के एक अलग लकीर खींचने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा हो रहा है? मेरा बिल्कुल सही। आपको मैं सिर्फ इतना बोलना चाहती हूँ कि भारत माता की जय। जननी जन्मभूमि स्वर्गदपि गरीयसी। सिर्फ जो जन्मभूमि है हमारी, वो स्वर्ग से भी बढ़कर है। और आपको भारत माता की जय, जहां आप जन्म लिए हैं वहां आपको बोलने में क्या प्रॉब्लम है? आपको तकलीफ क्या है उसकी जय बोलने में? हाँ, आप जहां जन्म लिए हैं, जहां आपके बच्चे पढ़ रहे हैं, जहां आप पढ़ रहे हैं, जहां का आप खाना पीना हवा ले रहे हैं, कांग्रेस का जो जय हो बोलने में है, आपको क्या तकलीफ हो रही है? कांग्रेस का जो स्टैंड है, कांग्रेस का जो स्टैंड है ओवैसी के मसले पर और जेएनयू के मसले पर, आपको लगता है दो अलग अलग स्टैंड है? या ये एक टर्बिड पिक्चर या धुंधली पिक्चर कम से कम इस मुद्दे पर शो करता है, दिखाता है? मैं किसी भी राजनीतिक पार्टी से नहीं हूं, पर ये जो हो रहा है ये बहुत ही गलत हो रहा है। मैं इसकी कड़े शब्दों में निंदा करती हूं, क्योंकि ये पूरा विश्व हमारा देख रहा है कि भारत माता की जय। क्या आप पराजय करना चाहते हैं भारत माता की? इसका मतलब गुलामी से अभी भी ओवैसी का जी नहीं भरा है। करना चाहूंगा आबिद साहब, क्या जो अभी इस मसले को लेकर के जी क्या आपाधापी मच गई, ऐसा लगता है क्या? क्योंकि जो अभी जो दिखाई दे रहा, कांग्रेस को ने एक निंदा प्रस्ताव लेकर के आती है, आरिफ मसूद साहब कहते हैं कि साहब इसका जवाब तो आप विधायक जीतू पटवारी जी से पूछिए, मैं तो कहूंगा कि इस तरह के मामलों को तूल नहीं दिया जाना चाहिए। इतना कंफ्यूजन क्यों है? क्या कांग्रेस जो है ऐसे मामलों को लेकर के बहुत कंफ्यूज्ड हो गई है क्या? जी देखिए, मेरे हिसाब से आज के टाइम पे विधानसभा में मुसलमानों की एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, हेल्थ पे चर्चा होना चाहिए। रहा भारत माता की जय का, मुसलमान एक दिन में 96 टाइम सजदा करता है भारत माता को। भारत की जमीन को सजदा करता है 96 टाइम वन डे। तो भारत माता की जब फर्स्ट में पढ़े थे, जब से जो प्रार्थना हुआ करती थी उसके बाद में सबसे पहले भारत माता की जय बोला जाता था। ये इशू को नॉन इशू को इशू बनाया जा रहा है। इसकी कोई आज के टाइम इस चीज की जरूरत नहीं है, खासकर मुसलमान के लिए। ओवैसी जी ने जो बोला है, उनको बोलने की, देखिए मुसलमान अब पढ़ने लिखने लगा है, मुसलमान एजुकेटेड होने लगा है। हाँ बिल्कुल। मैं एक फौजी बैकग्राउंड से हूँ, मेरे बिरदर एयर फोर्स में है, ठीक है ना। और मेरी एक ही बेटी है, मेरा एम है मैं उसको फौज में ही भर्ती कराऊंगा। ओके, तो मुसलमान को देश तो सबसे पहले है। एग्जैक्टली, सबसे पहले देश है। माँ के पेट से जब पैदा होते हैं सबसे पहले देश, उसके बाद धर्म। आज के टाइम में मुसलमानों के लिए एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, हेल्थ के लिए निंदा प्रस्ताव पास होना चाहिए। ये सभी पार्टियों से मैं गुजारिश करूंगा, ये बहुत अहम है। भारत माता की जय, इसको नॉन इश्यू को इश्यू क्यों बनाया जा रहा है? ठीक, ये मैंने आपसे बोला ना, मैं 96 टाइम नमाज, 5 टाइम नमाज पढ़ता हूं मैं। ठीक है नीना यूसुफ जी, और मैं 96 बार सिजदा करता हूं भारत की धरती को, जमीन को। नीना यूसुफ जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, महिला नेता है वो। नीना यूसुफ जी, मैं आपसे जरूर चाहूंगा, जो बात अभी जफर साहब ने कही है, बहुत बहुत अहम बात है। उन्होंने कहा कि मेरी एक बेटी है, मैं उसको सेना में भेजना चाहता हूं, और ये कम से कम ऐसे मामलों को लेकर के बहुत संवेदनशीलता के साथ चर्चाएं होनी भी चाहिए। कांग्रेस एक ऐसा प्रस्ताव लेकर के आती है, क्या ऐसा आपको लगता है कि जो मामले वास्तव में होने चाहिए, जिस पर की चर्चाएं होनी चाहिए, जिन पर गंभीरता के साथ कुछ बहस होनी चाहिए, बजाय इसके कुछ जगह कुछ दूसरी तरफ हम चले जा रहे हैं क्योंकि हवा इस तरीके की बहनी शुरू हो गई?
यूसुफ नहीं, नीना जी। सबसे पहले तो मैं ये बात बिल्कुल कबूल करूंगी जो इन्होंने बोला जफर साहब ने कि एक मुसलमान 96 वक्त एक दिन में सजदा करता है मातृभूमि के लिए, नमाज पढ़ता है। और ये उन्होंने कहा कि मैं मेरी इकलौती बेटी है, मैं जिसे फौज में करना चाहता हूँ। तो जो फौजी जो हमारे फौज में जो हमारे देश की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ते हैं उसमें हिंदू भी है, मुसलमान भी है। भारत माता की जय बोलने में ऐसा कोई गुनाह नहीं है। अगर हम भारतीय हैं, चाहे मुस्लिम है, चाहे हिंदू है, चाहे जैनी है, लेकिन भारत देश के नागरिक हैं। अगर मुस्लिम कोई पाकिस्तान भी जाता है तो भी वो मुस्लिम भारतीय ही कहलाता है, ना कि वो पाकिस्तानी कहलाता है। आज हम कई फॉर्म भरते हैं, हमारी नेशनलिटी इंडियन हम लिखते हैं, बल्कि हम धर्म में मुस्लिम लिख देंगे, सिख लिख देंगे, लेकिन नेशनलिटी हमारी इंडियन ही रहेगी। तो आज कांग्रेस मतलब हम ये मान ले कि हमारे देश में कांग्रेस का शासन आ गया है कि हमें ये साबित करना पड़ता है कि हम भारतीय हैं और भारत माता की जय के नारे लगाने पड़ेंगे। हम भारतीय हैं, भारतीय थे, भारतीय हैं, भारतीय रहेंगे। ये गिरिजा शंकर जी, आपने जो सर चर्चाएं जब शुरू हुई थी, जो आपने बात रखी थी, मुझे लगता है कि शायद हमारे पैनलिस्ट ज़्यादातर सियासी पार्टियों को छोड़ दीजिए, लेकिन एक कम से कम एक वो धागा है जो कि मजबूती के साथ अपनी अस्मिता बचाए रखे हुए है, वो यही है कि कम से कम लोग ये समझ रहे हैं कि कहाँ जाना है, मुद्दे उनके क्या हैं। क्या वास्तव में इस तरह की जो जुबानी जंग एक तरीके से राष्ट्रवाद के नाम पर शुरू हुई है, इसको सबसाइड करके कुछ दूसरी दिशा में देखने की ज़रूरत है? अब उधर ध्यान दिया जाना चाहिए, बहुत हो गया। नहीं, देखिए, जो राजनीतिक दल हैं वो अपनी राजनीति करेंगे और करना चाहिए, उस पर हमें कोई आपत्ति नहीं हम कर सकते। लेकिन जो आवाम है इस देश का, वो उनकी राजनीति को समझती है। वो राजनीतिक दल ये ना समझे कि वो अपनी राजनीति में, अपनी सियासत की जो राजनीति है उसमें आवाम को प्रभावित कर लेंगे, ये संभव नहीं है, पहली बात। दूसरी बात यह है, इस पूरे विवाद की शुरुआत किस बात से होती है? जब किसी एक खास वर्ग के द्वारा ये पैमाना तय किया जाता है कि देशभक्ति का पैमाना क्या होगा, नारे कौन से लगाने होंगे, या किस तरह का आचरण व्यवहार रखना होगा, तब उसका विरोध या उसके प्रतिरोध शुरू होता है। तो मुझे लगता है कि आज का वक्त जब हम सुपर पावर बनने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, तो राजनीतिक दलों को भी, राजनीतिक दलों से जुड़े हुए संगठनों को भी ऐसे मुद्दों के प्रति अपना आग्रह छोड़ना चाहिए कि जहां पर किसी भी तरह की जोर जबरदस्ती की जरूरत न पड़े। जो भी आदमी इस देश में रहता है, मैं मानता हूं कि हर आदमी देशभक्त है। बिल्कुल, बिल्कुल। किसी की देशभक्ति को चुनौती देने जैसी कोई स्थिति है नहीं। और शायद देशभक्ति इसमें है कि हम देश को आगे बढ़ाएं, देश के नागरिकों को आगे बढ़ाएं, उनकी जिंदगी को खुशहाल करें। ये ज्यादा बड़ी देशभक्ति है। नारे चाहे ये लगाएं या वो लगाएं, उससे बहुत फर्क नहीं पड़ता। तो उस दिशा में इन पॉलिटिकल पार्टीज को हमारे देश की जनता ही सर एक चीज और यहाँ पर थोड़ा सा मैं जरूर समझना चाहूंगा एक चीज और सर, क्योंकि ये मसला भी शुरू होता है, हम जेएनयू प्रकरण को भी थोड़ा सा इसमें इंक्लूड करना चाहेंगे कि जेएनयू में जिस तरीके से नारे लगे और जो उस समय कांग्रेस का अप्रोच था, क्या वो ज्यादा संवेदनशील मसला था और जहां पर तवज्जो दिए जाने की जरूरत थी और उसको कांग्रेस ने यूं ही चले जाने दिया? अगर पॉलिटिकली करेक्ट और इनकरेक्ट होने की बात हो तो पॉलिटिकली करेक्ट और इनकरेक्ट होने की जो बात है, मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी अपने पत्ते बहुत सही चल रही है। आज पूरे देश में बहस के केंद्र में बीजेपी का एजेंडा है, बीजेपी की आइडियोलॉजी है और बाकी लोग उसके इर्द गिर्द घूम रहे हैं। कांग्रेस यदि ओबीसी के खिलाफ निंदा प्रस्ताव विधानसभा में लाती है तो कहीं ना कहीं वो बीजेपी के एजेंडा को फॉलो करती है। तो ये कांग्रेस को समझना होगा कि क्या वो अपने विचारधारा के स्तर पर जो कहीं विभाजन के कगार पर तो नहीं है। 2014 के चुनाव हारने के बाद भी कांग्रेस के अंदर से आवाज उठने लगी थी कि कांग्रेस की इमेज एंटी हिंदू बनती जा रही है, उसको करेक्ट करने की जरूरत है। यदि ये करेक्शन का परिणाम है बिल्कुल एक निंदा प्रस्ताव कांग्रेस लेके आती है जी, तो ये उनकी एक रणनीति हो सकती है। आरिफ मसूद साहब, क्या ये मजबूरी है कांग्रेस की कि अब इस तरीके का एक रुख अख्तियार किया जाए
जिसमें कि अगर कुछ एक इमेज बिल्डअप हुई है कांग्रेस को लेकर के लोगों के जहन में, तो उसको कुछ ऐसे भरा जाए इस तरीके के रास्ते अख्तियार करते हुए मुद्दों से अलग। बिल्कुल नहीं। कांग्रेस खुद एक बहुत बड़ा इतिहास है और कांग्रेस पार्टी को ऐसी जरूरत नहीं है। सर इतिहास तो है, लेकिन वो इतिहास अब इन्फ्लुएंशियल नहीं है ना सर, क्योंकि कांग्रेस सारे मजहब के लोगों को साथ लेके चल रही है। हाँ, अब तो इन्फ्लुएंशियल नहीं है ना उसके। अगर वो प्रभावी होता तो शायद कांग्रेस कमजोर तो हो रही है ना। सबको लेकर चलना चाहती है और संविधान की रक्षा भी करना चाहती है, साथ साथ उसके लिए भी अपने आप को खड़े रखना चाहती है। तो जेएनयू के मसले को जहां जैसा लगता है वो अपने समय पे बात उठाती है। नहीं मसूद साहब, इसलिए मैं सवाल पूछ रहा हूं आपसे, क्योंकि आप असद ओवैसी के मसले से क्यों जोड़ना चाहते हैं? आप जो है ओवैसी के मसले पर निंदा प्रस्ताव लेकर जेएनयू के मसले पर हम यूं नहीं चर्चा कर सकते कि उसका मसला माननीय न्यायालय में विचाराधीन है और ऐसे समय पे हम समझते हैं कि कोई टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन अगर जो अभी उसको न्यायालय ने जमानत दी, अभी ये डिसाइड होना है कि उसने जो बात कही थी वो है या नहीं है। हमारा सिर्फ इतना कहना है कि भारत माता जिंदाबाद कहना है, उससे हम देशभक्त कहलाएंगे, ये गलत है। असद ओवैसी जी का क्या स्टैंड है इससे मुझे लेना देना नहीं है, लेकिन हाँ अगर आप भारत जिंदाबाद हमने कहा, आप बड़ी अजीब सी बात कर रहे हैं ना आरिफ मसूद साहब, आप इसलिए कह रहे हैं जंग आजादी की लड़ाई हमने लड़ी, और आज की तारीख में भी अगर आप उपासना की दृष्टि से, क्योंकि मजहब इस्लाम में मूर्ति पूजा मना है, अगर उस दृष्टि से भारत माता कहलवाना चाहते हैं तो गलत है। और अगर आप बिना उसके आप हमसे अब आ रहा है ना, मैं वही कह रहा हूं कि मजहब से उतना ही प्यार करते हैं जितने लोग करते हैं। मैं ये कह रहा हूं आरिफ मसूद साहब, इसको मजहब के इदारे से नजरिए से क्यों देखा जाए, मेरा ये कहना है। इसको अगर एक टर्मिनोलॉजी ऐसे रखी जा रही है। रामेश्वर शर्मा साहब, क्या वास्तव में ऐसा है कि बहुत शांत तरीके से जो अप्रहेंशंस हैं उठने लाजमी भी हैं, बहुत शांत तरीके से अपनी विचारधारा को कुछ अलग अलग टर्मिनोलॉजीज के जरिए इंपोज करने की कोशिश हो रही है, और यही वजह है कि ये चीजें खटकती भी हैं? देखिए राकेश जी, हम सबको एक बात सोचना पड़ेगी कि फौजी के परिवार ने जो दर्द व्यक्त किया और फौजी के परिवार ने जो देश के प्रति आस्था व्यक्त की, आस्था का ना तो कोई पैमाना है और ना किसी से पैमाना लिया जा रहा है। ना कोई ओबीसी से पूछने गया था, ना कोई आरिफ मसूद से पूछने वाला है, ना कोई रामेश्वर शर्मा से पूछने वाला है। लेकिन हम सबका एक नैतिक दायित्व बनता है कि हिंदुस्तान हमारा है। अगर ये हिंदुस्तान हमारा है तो हम ऐसी टिप्पणी नहीं करें जो हिंदुस्तान के खिलाफ हो। सवाल केवल इतना है, तुम मजहब नहीं सिखाते, आप नमाज पढ़ो, कौन ने रोका है? हम मंदिर जाएं, किसने रोका है? तो मैं अब मेरी बात तो सुनिए राकेश जी। आखिर हमको ये तय करना पड़ेगा कि भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है, ये भारत का राष्ट्रीय ध्वज है या नहीं। तो इसमें पहले कंफ्यूजन थी क्या? ध्वज है तो भारत की 1.25 करोड़ आबादी साहब के इस मामले में पढ़ने से पहले क्या नारों को लेके कोई कंफ्यूजन थी क्या पहले, जो अब आप साफ कर रहे हैं कि आप साहब तिरंगे को मानते हैं या नहीं मानते? देखिए राकेश जी, भारत माता की जय बोलते कि नहीं बोलते? कर लेने दीजिए राकेश जी। मुझे नहीं, हमने ओवैसी से नहीं पूछा, हमने नहीं पूछा, उनने खुद खुजाल पैदा की है, हमने नहीं पूछा, हमने नहीं पूछा, और ना हमें पूछना चाहिए, ना हम किसी नागरिक से पूछना चाहते। लेकिन भारत का तिरंगा ये आपका राष्ट्रीय ध्वज है, भारत का सुप्रीम कोर्ट ये आपका सुप्रीम कोर्ट है, और भारत का राष्ट्रगान ये आपका राष्ट्रगान है। और जेएनयू में जाकर जो आपने राष्ट्रद्रोह का काम किया है, दल कोई भी हो, व्यक्ति कोई भी हो, जाति कोई भी हो, अगर राष्ट्रद्रोह करोगे तो राष्ट्रद्रोह की सजा मिलनी चाहिए। और ये राष्ट्रद्रोह को जाति में, धर्म में बांटकर ये राजनीति है। राष्ट्रद्रोह को जाति और धर्म में मत बांटिए। राष्ट्रद्रोह का अपराधी अगर हिंदू है उसको भी सजा मिलनी चाहिए, राष्ट्रद्रोह का अपराधी मुसलमान है उसको भी सजा मिलना चाहिए। राष्ट्रद्रोह का जो अपराधी है उसको सजा पूरी मिलनी चाहिए। शर्मा जी, इस सजा के लिए किसी को बख्शा नहीं जाना चाहिए। ये सजा ना तो जाति के कारण छूटेगी, ना जाति के कारण मिलेगी।